गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी का बुद्धि का बहुतत्व बहुखंड बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। आज हम इंटेलिजेंस की पढ़ेंगे बच्चों। ये जो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो दी है वो हमें थॉर्नडाइक महोदय ने दी है। किसने दी है? थॉर्नडाइक महोदय ने दी है। ये अमेरिका के रहने वाले थे और ये जो थ्योरी इन्होंने दी बच्चों वो दी है इन्होंने 1926 ईयर में। ठीक है, ये डेट अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में कि जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है बुद्धि का वो कब दिया, किसने दिया, कौन से सन में दिया। तो 1926 में ये थ्योरी थॉर्नडाइक जी के द्वारा दी गई। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अब तक हमने पढ़ा कि स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं। हमें अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि में एक सिद्धांत होता है, एक जी फैक्टर होता है। लेकिन जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक हमें बता रहे हैं कि जो हमारी जो बुद्धि है इस बुद्धि में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धि केवल सामाजिक बुद्धि है या बुद्धि केवल आपकी अमूर्त बुद्धि है या मूर्त बुद्धि है। थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स में जितने टाइप के फैक्टर पाए जाते हैं वो सारे फैक्टर बच्चों हमारी बुद्धि में पाए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे हमारे दिमाग को बनाया और इसमें ये बताया कि ये जो फैक्टर हैं ये मल्टी फैक्टर कहलाते हैं। इस थ्योरी का नाम क्या है? मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब देखिए ये हो गया, ये है आपका मल्टी फैक्टर। अब ये थ्योरी कैसे बना? ये मल्टी फैक्टर है हमारी बुद्धि में। अब ये थ्योरी कैसे बना? ये बोलते हैं कि एक बालक है, ये बालक है, इसके जो सोचने की क्षमता है वो कैसी है? अच्छी है। इसकी सोचने की क्षमता बच्चों कैसी है? अच्छी है। तो जब किसी बालक की, मान लो ये राम है, राम की सोचने की क्षमता या उसका काम करने का जो स्तर है वो कठिन है, तो इसकी जो बुद्धि होगी वो बुद्धि किस टाइप की होगी? ये बुद्धि उसकी उच्च स्तर की होगी, उच्च स्तर की होगी। अब दूसरा बालक है, ये है श्याम। श्याम का जो काम करने का तरीका है या सोचने का जो तरीका है, बोलने का तरीका है, जो उसका स्तर है कठिनाई का वो कैसा है? कम है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा कठिन काम करना पसंद नहीं करता, कठिन काम करना पसंद नहीं करता। जब कोई बालक बहुत ज़्यादा कठिन काम करने से डरता है या किसी साइंस मैथ को पढ़ने से डरता है तो हम कई बार क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि जो इसकी जो बुद्धि का स्तर है वो उच्च नहीं है। बुद्धि का स्तर कैसा है बच्चों? उच्च नहीं है। तो यही बात थॉर्नडाइक जी हमें बता रहे हैं कि किसी भी बालक का या कक्षा में जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, मान लो एक कक्षा में 20 से 22 बच्चे हैं, तो 22 के 22 बच्चों का जो सोचने की क्षमता है अगर वो कठिन है तो उनकी बुद्धि लब्धि कैसी है? अच्छी है। उनकी सोचने का स्तर कैसा है? अच्छा है। वही कुछ ऐसे बालक हैं जो हिंदी अच्छी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश अच्छी पढ़ रहे हैं, ईवीएस अच्छी पढ़ रहे हैं, वहीं लेकिन वो मैथ और साइंस से डर रहे हैं, तो उनकी जो सोचने का जो क्षमता है काम करने की वो क्षमता कैसी है? अच्छी नहीं है। इसलिए उनकी बुद्धि का लेवल भी अच्छा नहीं है। तो यही बात थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में एक फैक्टर नहीं होता कि मैं अगर साइंस में अच्छा हूँ तो मैं सब में अच्छा हूँ, मैं अगर हिंदी में अच्छा हूँ तो मैं सब में अच्छा हूँ। नहीं, हमारी बुद्धि में मल्टी फैक्टर्स होते हैं और यही मल्टी फैक्टर हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, हमारी बुद्धि को प्रगाढ़ रूप देते हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं थॉर्नडाइक जी महोदय? क्या कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी है मल्टी फैक्टर की, इसमें जो मात्राएं हैं, क्वांटिटी जो है गुणों की, अवगुणों की, शील गुणों की,
वो क्या है बच्चों? विभिन्न है। विभिन्न है यानी कि अलग अलग है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं या कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ बच्चे कैसे होते हैं या कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, बहुत सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने वाले व्यक्ति होते हैं। कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे हमारे फिल्म में इंटरेस्ट लेते हैं, नाटक देखते हैं या सीरीज़ देखते हैं। तो हर किसी का जो सोचने का, जो समझने का जो क्षमता है बुद्धि की, वो इन्हीं डिफरेंट फैक्टर्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। इन सारे फैक्टर्स में ऐसा हो सकता है, रेयरली ऐसा हो सकता है कि कोई एक बालक या कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो इन सारे ही फैक्टर्स में क्या है? कसौटी पर खड़ा उतर रहा है। यानी कि कोई कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट बच्चा है, जैसे कि ड्राइंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, मैथ भी बहुत अच्छी कर रहा है, डांस भी बहुत अच्छा कर रहा है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बजा लेता है या गा लेता है। तो ऐसा बच्चा क्या है? मल्टी फैक्टर थ्योरी को दर्शाता है। तो अब समझ में आया कि मल्टी फैक्टर से ये मल्टी फैक्टर थ्योरी हमारी कैसे बनी। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर कि बुद्धि में हमारे बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं। अब इन्होंने बताया कि जो बुद्धि का जो स्तर है, राम का, श्याम का या किसी और का भी बुद्धि का स्तर जो है वो केवल 18 वर्ष तक ही क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। जैसे कि किसी भी बालक का जो शारीरिक होता है, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव या उसके धार्मिक बदलाव या उसके चिंतन के समझने की जो योग्यता होती है, कहते हैं कि उम्र तक जाकर के फिर वो वहीं के वहीं ठहर जाता है। फिर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, अपने कार्य करने की लगन से सीखता है। तो वही थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि 18 वर्ष तक हमारी बुद्धि का सोचने का, समझने का, कार्य करने की क्षमता का क्या होता है? बढ़ती है। लेकिन 18 के बाद क्या होता है बच्चों? 18 वर्ष के बाद यही हमारी बुद्धि जो है कठिन चीज़ों को समझने से अगर डर रही है या हमें कई बार कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बुद्धि का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह हो चुका है। अब हमारी बुद्धि इससे ज़्यादा नई चीज़ों को नहीं ले पाएगी। जितना इसने एक्सेप्ट किया है या जितने इसके लेवल तक के कार्यों को ये समझ सकती है, उसी में हमें आगे अपना भविष्य बनाना है या हमें उसी प्रकार के कार्यों को करना है। ठीक है, तो 18 वर्ष के बाद बुद्धि नहीं बढ़ती, ऐसा कौन कहते हैं? थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं। ठीक है, अगली बात इन्होंने बताया कि ये जो बुद्धि के जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, सिद्धांत है, इसकी जो तुलना इन्होंने करी वो करी इन्होंने आणविक सिद्धांत से। ठीक है, आणविक सिद्धांत। आणविक सिद्धांत क्या होता है कि आप ये मानो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अणु हैं। क्या है? ये तो मैंने बहुत बड़ा बताया, बहुत छोटे छोटे डॉट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं जो कई बार दिखाई भी नहीं देते। हमारे बालों से भी पतले कई बार सेल्स हमारे शरीर में हैं, पाए जाते हैं। तो उनका काम हमें दिखता नहीं, लेकिन उन्हीं जो पतली सेल्स होती हैं, बहुत छोटी महीन बारीक जो कोशिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, उनका कार्य हमारे शरीर में मस्तिष्क और बाकी के धड़का और शरीर का क्या होता है? वो संतुलन बनाने का कार्य वो छोटी छोटी कोशिकाएं करती हैं। तो वही बात थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि जो मल्टी फैक्टर जो है बहुत सारे, ये एक अणु की तरह काम करते हैं। इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत को आणविक सिद्धांत का भी नाम दिया है। इसे इन्होंने बालू का सिद्धांत भी दिया है, बालू के नाम का भी सिद्धांत दिया। कैसे? कि जो बालू का जो ढेर होता है ना बच्चों, बालू का जो ढेर होता है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, इसका आयत, इसका घन, इसका तीनों का, चारों का अनुपात जो होता है बालू के ढेर से जैसा ही अलग अलग प्रवृत्ति में पाया जाता है। तो इन्होंने इसे बालू का सिद्धांत का नाम भी दिया और अपनी इस थ्योरी को, मल्टी फैक्टर थ्योरी को, इन्होंने परमाणुवादी का भी सिद्धांत का नाम भी दिया है। ठीक है, अब
ये चीज़ समझ में आई कि जो मल्टी फैक्टर जो थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, ये कितने सारे नामों से जानी जाती है। तो आप ये मानिए कि आज की वीडियो से आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस को आप एक चीज़ से समझ पा रहे हो कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, इंग्लिश में आपको ये मल्टी फैक्टर थ्योरी ही मिलेगी, लेकिन हिंदी में कितने नामों से जानी जा रही है बच्चों? बहुकारक, बहुखंड, बहुतत्व, मात्रा, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी का सिद्धांत और आणविक सिद्धांत, इतने नामों से ये मल्टी फैक्टर थ्योरी को जाना जाता है। और दी किसने है? ये थॉर्नडाइक महोदय ने दी है। तो आज का ये टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आया है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं बच्चों, उनका जो बुद्धि लेवल था ना, IQ, वो बहुत हाई था। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो सोचने का जो तरीका था ना, वो नॉर्मल बच्चों या प्रतिभाशाली बच्चों से भी ऊपर हटके था। तो जब उनका सोचने का या कठिनाई का जो उनकी बुद्धि का जो काम करने का जो तरीका था, वो कठिनाई स्तर बहुत था। यानी कि वो ऐसी परिस्थितियों में पले बड़े कि उनके लिए सब कुछ कठिन था। जैसे कि वो सड़क पर बैठकर जो लाइट होती थी उनके नीचे रोशनी पड़ते थे, तो उन्होंने जीवन में जितनी कठिनाइयों को, परेशानियों को देखा, उनसे उनकी बुद्धि ने एकदम जुझारू रूप में काम किया और उनकी बुद्धि एक मल्टी फैक्टर थ्योरी के रूप में उभर के आई। उसके बाद जब उन्हें पढ़ाई उनकी हो गई या उनका समझने का, सोचने का तरीका बढ़ा, तो उन्होंने अपने सोच के द्वारा ही, अपनी बुद्धि के द्वारा ही बताया कि भारत कैसे काम कर सकता है, हमारी सोचने की क्या क्षमता हो सकती है। तो ऐसे ही कई लोग हमारे यहाँ हुए हैं जिनकी बुद्धि मल्टी फैक्टर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुद्धि लब्धि है वो किस फैक्टर में आएगी, तो वो मल्टी फैक्टर में आएगी। तो चलिए, समझ में आया आपको आज का ये टॉपिक? मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।